नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण नामक अध्याय के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्ताना रजिया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और बलबन के द्वारा दिल्ली साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहम्मद गोरी के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गौर का शासक बना, परंतु उसमें परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता एवं शक्ति का अभाव था। परिणाम स्वरूप गोरी द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य शीघ्र ही विघटित होने लगा। प्रांतीय सूबेदार अपने अपने क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। इसी संघर्ष के तहत भारतवर्ष में जीते गए प्रांतों का सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन ही ताजुद्दीन यल्दौज, जो किरमान का सूबेदार था, उसी प्रकार उच्च और मुल्तान का सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार बिहार और बंगाल में खिलजी सरदारों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं उत्तरी भारत के इन क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यल्दौज और खिलजियों के मध्य एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता आरंभ हुई। उन सब में सबसे योग्य व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक निकला, जिसने गोरी की मृत्यु के बाद अपने अधीन क्षेत्रों को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य में परिवर्तित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। बचपन में एक दास के रूप में गोरी ने उसे खरीदा। ऐबक में अनेक गुण थे। अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर वह शीघ्र ही गोरी का कृपापात्र व्यक्ति बन गया और गोरी के भारतीय अभियानों में ऐबक ने अभूतपूर्व स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। अतः तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार और प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस पद पर रहते हुए उसने गोरी द्वारा विजित क्षेत्रों की न केवल सुरक्षा की, बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली में था और दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद लाहौर के मुस्लिम सामंतों ने भी उसे सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक लाहौर पहुंचा और उसने शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लिया, परंतु उसने सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की, केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि ही धारण करता रहा। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं डलवाए। ऐबक भारत में एक स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना करना चाहता था, परंतु इसके लिए वह गौरवंशी शासकों से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। उसने गौर के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसे भारत के स्वतंत्र सुल्तान के रूप में मान्यता दे, तो ऐबक उसे ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देगा। चूँकि गयासुद्दीन के लिए ऐबक को अपनी अधीनता में बनाए रखना नितांत असंभव था और ख्वारिज्म के विरुद्ध उसे सैनिक सहयोग की आवश्यकता भी थी, अतः 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया और उसे भारत का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार करते हुए उसके लिए शाही छत्र भिजवा दिया। इससे ऐबक की वैधानिक स्थिति मजबूत हो गई और अपने अन्य मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को दबाने में आसानी हो गई। शुरुआत में ऐबक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार थी। सबसे पहली समस्या ऐबक की गोरी के प्रभावशाली अन्य अमीर वर्ग के जो लोग थे, वे वैधानिक दृष्टि से
ऐबक को अपना सुल्तान या अपना मालिक मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वैधानिक दृष्टिकोण से ऐबक अभी भी दास था और तुर्क अमीर उसको सुल्तान पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। निज़ामी का भी यही मानना है कि गोरी अपनी मृत्यु के समय तक अपने गुलाम सरदारों के अधिकारों का निर्णय नहीं कर पाया था और न ही उन्हें ऐबक की अधीनता में छोड़ गया था। इससे स्थिति गंभीर बन गई। भारत और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुबाचा, यल्दोज और खिलजी सरदार अपने आप को ऐबक के समकक्ष मानते थे। इसी प्रकार दूसरी प्रमुख ऐबक की समस्या थी सीमांतों की सुरक्षा। ख्वारिज्म के शाह ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसकी सीमाएं भारत के मुस्लिम क्षेत्रों को छूने लगी थी। सिंध और झेलम के मध्यवर्ती क्षेत्र में खोखर जाति पुनः संगठित हो रही थी, अतः ऐबक के राज्य को दोनों तरफ से खतरा पैदा हो रहा था। इसी प्रकार लाहौर तक का क्षेत्र अभी तक गजनी के शासक के अधीन रहा था और गजनी के शासक इस क्षेत्र को अपने राज्य का अंग मानते थे। गजनी का यल्दोज इस क्षेत्र को हड़पने की ताक में था, परंतु स्वयं गजनी पर ख्वारिज्म के शाह की निगाहें टिकी हुई थी। ऐबक को भय था कि कहीं ख्वारिज्म का शासक गजनी को जीतने के बाद पंजाब पर आक्रमण न कर दे, अतः ऐबक लाहौर को गजनी राज्य के प्रभाव से मुक्त करना चाहता था। इसी प्रकार ऐबक की एक और अन्य मुख्य कठिनाई हिंदू सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति था। वह उनका दमन किए बिना राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना असंभव था। चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर पुनः अधिकार जमा लिया था। गहड़वाल राजपूतों ने भी और के क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया था। प्रतिहार राजपूतों ने भी तुर्कों को परास्त करके ग्वालियर पर पुनः अधिकार जमा लिया था। हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति ऐबक के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी, परंतु ऐबक अत्यंत साहसी और धैर्यशाली व्यक्तित्व का मालिक था। उसने अपनी कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों पर शीघ्र ही विजय प्राप्त की। उसने अपने उदार व्यवहार और कूटनीति के द्वारा तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त कर लिया। उसने कुछ प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नामक साहसी युवक सेनानायक के साथ किया। सिंध का सूबेदार उसका बहनोई था, अतः उसने ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बिहार और बंगाल के खिलजी सरदार अभी आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे, अतः उनकी तरफ से उसे कोई विशेष खतरा नहीं था। ऐबक को सर्वाधिक खतरा गजनी के सूबेदार यल्दोज से ही था। गोरी की मृत्यु के बाद यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण कर मुल्तान को जीतने का प्रयास किया। चूंकि कुबाचा ऐबक का नेतृत्व स्वीकार कर चुका था, अतः ऐबक ने अपनी सेना सहित यल्दोज के विरुद्ध आक्रमण किया और उसे परास्त कर खदेड़ दिया। इसी वजह से प्रोत्साहित होकर ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार कर लिया। वहाँ ऐबक कुछ समय रहा और भोग विलास में डूबा रहा। उसके सैनिकों ने गजनी के नागरिकों पर अत्याचार भी किए। परिणाम स्वरूप गजनी के लोग ऐबक के विरुद्ध हो गए और उन्होंने पुनः यल्दोज को आमंत्रित किया। ऐसी स्थिति में केवल 40 दिन बाद ही ऐबक को वापस भारत लौटना पड़ा। यल्दोज का गजनी में पुनः अधिकार हो गया, परंतु उसके बाद ऐबक और उसने कुबाचा को कभी परेशान नहीं किया। 1206 में अली मर्दान नामक खिलजी सरदार ने बंगाल और बिहार की सत्ता हथिया ली, परंतु उसके विरोधी खिलजी सरदारों ने मौका पाकर उसे बंदी बना लिया और मोहम्मद शेरा को सिंहासन पर बैठा दिया। अली मर्दान किसी प्रकार बंदी अवस्था से भागा और ऐबक से सहायता की याचना की और ऐबक की अधीनता मानने का वचन भी दिया। इस प्रकार ऐबक की सहायता से अली मर्दान पुनः बंगाल की सत्ता पर सत्तारूढ़ हुआ। इस प्रकार बंगाल और बिहार के महत्वपूर्ण प्रांत दिल्ली सल्तनत की अधीनता में स्वतः ही आ गए।
ऐबक ने हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को भी रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया और अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। जिन हिंदू सरदारों तथा राजाओं ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें अपनी भूमि का स्वामी रहने दिया। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यल्दौज और ख्वारिज्म के भय के कारण वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों से संघर्ष नहीं कर पाया। वह कालिंजर और ग्वालियर को जीतने में भी असफल रहा। लगभग 4 वर्ष के शासन के उपरांत 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला माना जाता है। गोरी की विजयों में तो उसका सहयोग रहा ही, परंतु गोरी की अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों की सुरक्षा करना और हिंदू शासकों के विद्रोह का दमन करके साम्राज्य का विस्तार करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। गोरी की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाने में तथा भारत के मुस्लिम राज्यों को स्वतंत्र राज्य बनाकर मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करने में ऐबक ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह लिखते हैं, इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मईजुद्दीन की भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक के अथक परिश्रम और वफादार सेवा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मईजुद्दीन ने केवल प्रेरणा शक्ति प्रदान की थी, जबकि ऐबक दिल्ली राज्य की विस्तृत योजनाओं और उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी था। ऐबक एक योग्य और पराक्रमी शासक था, परंतु अत्यधिक क्रूर और धर्मांध भी था। उसने लाखों निर्दोष हिंदुओं का रक्त भी बहाया, अनेक मंदिरों और धर्मस्थलों का विध्वंस कराया। यद्यपि मुस्लिम इतिहासकार उसे बहुत उदार, वीर और हातिम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु ये केवल उसका एक पक्ष है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह का ये मानना है कि उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता दोनों का समन्वय था। वस्तुतः मुस्लिम इतिहासकारों की दृष्टि में धर्मांधता, क्रूरता और हत्याएं निंदनीय प्रतीत नहीं होती थी। उनके विचार से ऐबक मुस्लिम आदर्शों को मानने वाला सुल्तान था और विषम कठिनाइयों और युद्धों के बाद उसने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव को सुदृढ़ करने का प्रयास अवश्य किया था। सुल्तान बनने के बाद ऐबक अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। वह कला, साहित्य और भवनों के निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी उसने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। हसन निज़ामी और फखरुद्दीन जैसे विद्वान उसके दरबार में थे। मुस्लिम स्थापत्य कला का आरंभ भी उसी के प्रयासों का परिणाम था। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन की यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। अजमेर में उसने हिंदू मंदिरों की सामग्री से एक मस्जिद बनवाई जो 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से विख्यात है। इस प्रकार ऐबक का जीवन हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1192 से 1206 के मध्य उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया और गोरी के द्वारा जीते गए प्रांतों में एक सुव्यवस्था शासन की स्थापित उसने की। इसी प्रकार 1206 से लेकर 1208 तक गोरी एक सिपा सलार के तौर पर कार्य करता रहा। 1208 में गयासुद्दीन महमूद ने उसे स्वतंत्र शासक की हैसियत प्रदान कर दी। 1208 से 1210 के मध्य उसने एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन किया और दिल्ली कैसी होनी चाहिए, दिल्ली की एक वास्तविक रूपरेखा उसने बनाई और दिल्ली के एक राजनीतिक मानचित्र का खाका खींचने में उसने एक अहम रोल निभाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका लड़का
आराम शाह सिंहासन पर बैठा। आराम शाह ऐबक का लड़का था या नहीं, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद है। मिन्हाज और अब्दुल वस्साफ जैसे इतिहासकार ऐबक के किसी पुत्र का उल्लेख नहीं करते हैं। जो भी हो, वह एक अयोग्य और अनुभवहीन व्यक्ति था और प्रांतीय अधिकारियों और दिल्ली के तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद भी था, को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आमंत्रण को स्वीकार किया और सेना सहित दिल्ली पहुंच गया, जहां उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। जब आराम शाह को इसकी सूचना मिली तो सेना सहित लाहौर से दिल्ली की तरफ आया। दिल्ली के निकट जूड नामक स्थान पर दोनों पक्षों में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हुआ और मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने निर्वासन की सार्थकता को सिद्ध कर दिखाया। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है। मिन्हाज सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इलबारी सरदार आलम खां का पुत्र था। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ घोड़ों का व्यापार करता था। घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया। काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेचा और इस प्रकार अंत में वह गोरी के कृपा पात्र ऐबक के पास पहुंचा। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में ऐबक ने उसे सरजानदार पद पर नियुक्त किया। उसके बाद उसे अमीर शिकार बनाया। 1205 ईस्वी में जब गोरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गोरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने और उसे दासता के बंधन से मुक्त करने हेतु कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त कर दिया। इस पद पर रहते हुए इल्तुतमिश ने गढ़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान तो बना दिया, परंतु दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार इल्तुतमिश सुल्तान बना और आराम शाह को परास्त करके अपने सुल्तान पद को सुदृढ़ बनाया। इल्तुतमिश सुल्तान तो बना, परंतु उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ तथा समस्याएं आ खड़ी हुई। उनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार है। सबसे पहली समस्या थी उसके सामने उस समय के दिल्ली सल्तनत या गोरी के जीते गए क्षेत्रों में उपस्थित तुर्क अमीर। ये तुर्क अमीर आसानी से किसी भी व्यक्ति को दिल्ली की सत्ता पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का पूर्ण समय नहीं मिल पाया था। अतः उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की उधेड़ बुन में लग गए। बहुत से तुर्क सरदार जो गोरी एवं ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, वे इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी राजवंशी सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की यह मांग भी थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए और भारतीय मुसलमानों को अधिक ऊंचे पद नहीं दिए जाने चाहिए। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बठिंडा, सुरसती, कुहराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज ने भारतीय प्रदेशों पर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया।
और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसके लिए राज के चिन्ह भिजवा दिए। परिस्थितियों की विवशता देखते हुए उस समय इल्तुतमिश को अपमान सहन कर उसके चिन्हों को स्वीकार करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार के खलजी सरदार मलिक ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार इल्तुतमिश की सबसे मुख्य कठिनाई इन तुर्क सरदारों को परास्त करके इन्हें दिल्ली शासन के अंतर्गत लाना था। इसी प्रकार इल्तुतमिश की दूसरी बड़ी कठिनाई थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। यह संयोग की बात है, दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के जिस सेनानायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था, वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया और समस्त तुर्क सेना उसके नियंत्रण में थी। अतः उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था, सेना का समर्थन प्राप्त करना, सेना का विश्वास प्राप्त करना। इसी प्रकार तीसरी समस्या इल्तुतमिश के सामने थी हिंदू सरदारों की। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट बन गई। इसी प्रकार दोआब के क्षेत्र में भी तुर्क शासन कमोबेश लड़खड़ा रहा था। इन सब के साथ चौथी समस्या इल्तुतमिश की उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेशों की थी। इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना सबसे गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी और मंगोलों के डर से ख्वारिज्म के शाह और मध्य एशिया के अनेक अमीर भागकर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। उसी समय ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर सिंधु तट पर पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ दिल्ली तक आ गया था और किसी भी समय वह भारत में प्रवेश कर दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। मंगोलों के इस संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी। पांचवी और प्रमुख समस्या थी खोखरों की। झेलम और सिंध के मध्य में आबाद लड़ाकू खोखर जनजाति के लोग प्रारंभ से ही तुर्कों के शत्रु बने हुए थे। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिम की सुरक्षा असुरक्षित महसूस होने लगी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली के अधीन वाले कुछ इलाकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार इल्तुतमिश का दुर्बल राज्य अधिकार भी उसके सामने एक बड़ी कठिनाई था। चूँकि इल्तुतमिश एक दास का दास था, अतः विशुद्ध तुर्क सरदार उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे और उसके साम्राज्य पर अधिकार के दावे को अनुचित मानते थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी और धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश ने अपने लिए राज्य अधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक कार्य था। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ और स्थायी अभी तक नहीं हो पाई थी, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और उसने अपनी योग्यता, पराक्रम और कूटनीति से समस्त समस्याओं पर विजय प्राप्त की। आज हम इस के तहत इल्तुतमिश की समस्याओं तक ही पढ़ेंगे। अगले व्याख्यान में हम इल्तुतमिश द्वारा समस्याओं का समाधान करना और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के बारे में और रज़िया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।